नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हमारी परीक्षा पर। उम्मीद करता हूं सभी की तबीयत अच्छी होगी, सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जो हम यहां पर एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हमें यहां से चाहे जो भी वैकेंसी आनी है, उस वैकेंसी के लिए जो मैं इतिहास और पॉलिटी आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे और अच्छे तरह से चीज़ों को पढ़ भी पा रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कोई भी कैसी भी समस्या हो तो आप मुझे मैसेज करके या फिर आप मुझे अन्य तरीकों से आप मुझे समस्या से अवगत करा सकते हैं। वैसे तो आशा करता हूं कि जिस तरह से मैं आपको पढ़ाता चल रहा हूं, बहुत छोटे छोटे स्लॉटों के माध्यम से वीडियो दे रहा हूं, तो आपको समस्या आनी नहीं चाहिए और हम बहुत एक एक चीज़ को बहुत गहराई से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तब उम्मीद यही है कि आपको कोई भी समस्या आएगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। वैसे प्यारे दोस्तों, मैं बात करूँ आज के विषय के बारे में, तो हम जो पढ़ चुके हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि महात्मा गांधी जी भारत के अंदर आ चुके हैं। और महात्मा गांधी जी भारत के अंदर आने के बाद उन्होंने 3 ऐसे आंदोलन किए हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ थे। पहला आंदोलन अगर हम बात करें तो चंपारण आंदोलन, दूसरा आंदोलन अगर हम बात करें तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और अगर हम बात करें खेड़ा आंदोलन के बारे में, 3 आंदोलन महात्मा गांधी जी ने 1917, 1918, 1918 में यहां पर किए। प्यारे दोस्तों, आप अच्छी तरह से अवगत हैं कि भारत के अंदर एक ऐसा रॉलेट एक्ट आया है जिसके अनुसार भारत में महात्मा गांधी जी ने इसे ऐसा कानून कहा है कि काला कानून है, बिना दलील का, बिना वकील का कानून महात्मा गांधी ने इसको कहा है। जिसके अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, चाहे उसने गलती की हो या चाहे ना की हो। तब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 व्यक्ति सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक यहां पर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद जब उनको गिरफ्तार किया जाता है तो आप जानते हैं कि 10 अप्रैल को यहाँ पर इनको गिरफ्तार किया जाता है और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जो एक जल्ली नाम के व्यक्ति की प्रॉपर्टी होती है और उसी के अंदर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उसके बाद जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो बहुत से भारतीय लोगों ने इसके विरोध में अपनी उपाधियों को लौटाने का, टाइटलों को लौटाने का काम किया था। और हम बात करें कि महात्मा गांधी जी, जो कि इस समय भारत के अंदर बहुत सक्रिय थे, वह भी महात्मा गांधी भी इस जलियांवाले बाग हत्याकांड की निंदा करते हैं। उसके अलावा 2 कमेटी बनती हैं, जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते होंगे। एक कमेटी यहाँ पर हंटर कमेटी बनी, दूसरी कमेटी यहाँ पर मदन मोहन मालवीय कमेटी बनी, जो इस बात की जांच करने के लिए बनाई जाती है कि यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आखिरकार क्यों हुआ, उसके पीछे दोषी कौन है, उसको सजा दी जानी चाहिए और किस तरह से सजा दी जानी चाहिए। तब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि महात्मा गांधी जी इस समय जो पहला युद्ध था, विश्व युद्ध जो था, वह कहीं ना कहीं समाप्त हो चुका था। और अगर पहला विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था तो भारत की स्थिति थोड़ी सी बदलने वाली थी। यानी महात्मा गांधी जी जो भारत में एक्टिव थे, अब वो कहीं ना कहीं आपको सक्रिय नजर नहीं आएंगे। और अब महात्मा गांधी जी क्या कर रहे होंगे और क्या गलतियां महात्मा गांधी कर बैठेंगे, बहरहाल आप इतना समझिएगा, भारत के अंदर अगर हम बात करें, यानी विश्व के अंदर अगर हम बात करें, तो विश्व के अंदर 2 बड़ी शक्तियां इस प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले रही थी। यानी अगर आप प्रथम विश्व युद्ध को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर 2 बड़ी शक्तियां आपस में टकरा गई। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, जो कि हम अच्छी तरह से जानते हैं, 1914 से ये प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होने के बाद आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 बड़ी शक्तियां, जैसे कि आप एक तो जानते हैं ब्रिटेन के बारे में, और ये ब्रिटेन हुआ करता था प्यारे दोस्तों, इस ब्रिटेन के बारे में आप इतना तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि अंग्रेज यानी अंग्रेज साम्राज्यवादी नीति पर बहुत ज्यादा प्रबल ध्यान देते थे। और जब साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करते थे तो उसी के चरणों पर, उसके कदमों पर आगे बढ़ने की कोशिश एक देश ने और कर दी, और वह देश कौन सा था? जर्मनी। यानी जर्मनी ने भी सोचा कि हम भी अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं, और साम्राज्य विस्तार के लिए जर्मनी और ब्रिटेन आपस में भिड़ने लगे। ये बात मैं बहुत अच्छे से क्लियर तब करूंगा तब मैं आपको विश्व युद्ध पढ़ाऊंगा कि आखिरकार विश्व युद्ध हुआ क्यों था, जब मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाने का काम करूंगा। ये दोनों युद्ध लड़ ही रहे थे, ये दोनों यानी देश लड़ ही रहे थे। एक ऐसा देश इनके बीच में आकर कूद जाता है जिसका कोई औचित्य नहीं था, और वह देश जो रहने वाला था, उस देश के बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे, वह देश हुआ करता था तुर्की। यानी तुर्की जो टर्की देश है, ये भी इन दोनों के बीच में मुंद जाता है। और आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर भारत के अंदर हम देखें तो हॉलीवुड देखें चाहे बॉलीवुड मूवियों को देखें, एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर जॉन इब्राहिम और सनी देओल जैसे 2 अच्छे खासे व्यक्ति लड़ रहे हो और उनके बीच में अगर राजपाल यादव जैसी पर्सनैलिटी कूद जाए, तो कहीं ना कहीं राजपाल यादव को अगर एक पंच भी किसी का पड़ेगा तो राजपाल यादव का क्या कंडीशन होगा, क्या थोपड़े का हाल होगा, वो आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। दरअसल इनके बीच में तुर्की कूद गया। अब ये तो बड़े देश थे ब्रिटेन और जर्मनी, इन पर तो कोई समस्या होने वाली नहीं थी, लेकिन तुर्की ने कूदकर बहुत बड़ी गलती कर दी।
बहरहाल आप इसके बारे में ज्यादा हम नहीं जाएंगे। विश्व युद्ध के बारे में आप इतना समझो कि यहाँ पर एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम हुआ करता था मुस्तफा कमाल पाशा। तुर्की के एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? मुस्तफा कमाल पाशा। और ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो हुआ करते थे, इन्होंने काफ़ी यहाँ पर रोल निभाने का काम किया। और जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बाद अगर हम बात करें प्रमुख चीज़ों पर, तो आप इतना समझिएगा कि जब इसका प्रभाव भारत में देखने के लिए मिलेगा तो भारत में देखने के लिए कुछ इस तरह से मिलेगा कि जो तुर्की होगा, इस तुर्की के अंदर एक पद हुआ करेगा जिसको आप कहेंगे खलीफा का पद। किसका? खलीफा का पद। और खलीफा का जो पद हुआ करता था, जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने देखा कि तुर्की बिना बात बीच में कूदा था, तो अंग्रेजों ने इस खलीफा के पद को तुर्की के अंदर समाप्त कर दिया। और जैसे ही खलीफा का पद तुर्की के अंदर समाप्त किया गया, इसका प्रभाव भारत में पड़ने लगा। और जो भारत के अंदर इसका प्रभाव पड़ा है वो इस तरह से पड़ा है कि जो खलीफा हुआ करते थे, ये मुस्लिमों के एक तरह से ऐसे समझो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हुआ करते थे। और सारे विश्व के जो व्यक्ति हुआ करते थे, वह सारे विश्व के व्यक्ति इस खलीफा की अनुशंसा किया करते थे। वैसे मैं बात करूं खलीफा के बारे में, तो जो मोहम्मद साहब थे, पैगंबर साहब थे, उनके जो अनुयायी हुआ करते थे उनको खलीफा कहा जाता था। ये तुर्की के अंदर पाए जाते थे। इस खलीफा पद को इस ब्रिटेन के लोगों ने समाप्त कर दिया। और जैसे ही खलीफा पद को इन ब्रिटेन के लोगों ने समाप्त किया, आप अब अच्छी तरह से समझ होंगे कि भारत के अंदर स्थिति क्या होने वाली है। भारत के अंदर स्थिति यह होने वाली है प्यारे दोस्तों कि जो मुस्लिम भारत के अंदर इन अंग्रेजों का सहयोग किया करते थे, अंग्रेजों का साथ दिया करते थे, वही मुस्लिम अब इन अंग्रेजों के खिलाफ होना शुरू हो गए। यानी भारत के अंदर अब एक ऐसी क्रांति आ गई जिसमें मुस्लिम अंग्रेजों के आमने सामने खड़े हो गए। और मुस्लिमों के आमने सामने खड़ा होने का सीधा सीधा मुस्लिमों का मतलब था कि हमारे खलीफा पद को समाप्त क्यों किया। यानी कि भारत के अंदर एक आंदोलन छेड़ा गया। और जो भारत के अंदर आंदोलन छेड़ा गया है, इसके बारे में आप समझिएगा 1919 में ये आंदोलन शुरू होगा। और 1919 में शुरू होने वाला आंदोलन, इसका नाम भी दिया जाएगा खिलाफत आंदोलन। क्या? खिलाफत आंदोलन। यानी खिलाफत आंदोलन अगर मैं प्यारे दोस्तों बात करूं तो प्रमुख रूप से खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, जिसके अंदर दो व्यक्ति, जिसका नाम था शौकत अली, एक का नाम था, व्यक्ति का नाम शौकत अली, और दूसरे का नाम था मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली नाम के दो व्यक्ति इसके अंदर प्रमुख भूमिका निभाने की काम कर रहे थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, दरअसल इसको अली बंधु भी कई बार लिख देगा, तो आप समझ जाएगा, चाहे वह अली बंधु का है, चाहे इन दोनों के नाम लिख कर दे, आप समझ जाएंगे कि दोनों का मतलब एक ही रहने वाला है। यानी भारत के अंदर तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करने की वजह से एक आंदोलन शुरू हुआ, जिस आंदोलन को हम क्या कहते हैं? खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। और खिलाफत आंदोलन जो शुरू किया गया है, दो व्यक्तियों के द्वारा शुरू किया गया है। और एक खिलाफत आंदोलन यहां पर प्रमुख रूप से मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा शुरू करने का काम किया गया है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे कि इस समय जब शौकत अली, मोहम्मद अली आंदोलन छेड़ रहे हैं, उसी समय महात्मा गांधी जी बहुत ज्यादा सक्रिय हो चुके थे। और खास बात यह रही कि इसका जो अध्यक्ष, जो नेतृत्वकर्ता बनाया गया, नेतृत्वकर्ता के रूप में नेतृत्व किसको दिया गया? महात्मा गांधी जी को दे दिया गया। यानी महात्मा गांधी जी इसका नेतृत्व करने का काम करेंगे। अब आप एक बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि भारत के अंदर जब अभी तक अंग्रेज थे, ये अंग्रेज क्या करते थे? हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने का काम करते थे। अब महात्मा गांधी जी को जब मुस्लिमों के द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन का ही यहाँ पर यानी कि नेतृत्व करने का काम किया गया, तो महात्मा गांधी जी को समझ में आ गया कि अब तो कहीं ना कहीं आनंद आने वाले हैं। और आनंद आने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह था कि महात्मा गांधी जी चाहते थे कि भारत के अंदर अगर ये अंग्रेजों को हमें भगाना है तो कहीं ना कहीं भारत में मुस्लिम और हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। और मुस्लिम और हिंदुओं को एक किस तरह से हो सकते हैं? ऐसे ही आंदोलन से यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम यहां पर शुरू हो सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने जब इसका नेतृत्व करना शुरू किया, तो महात्मा गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ मिलकर काम करने का काम करें। महात्मा गांधी जी ने जब खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था, महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व तो संभाला, लेकिन नेतृत्व संभालने के साथ साथ महात्मा गांधी जी ने एक और आंदोलन चला दिया, जिस आंदोलन को आप कहोगे जो 1 अगस्त 1920 के अंदर चलाया गया। ये 1 अगस्त 1920 को चलाया गया आंदोलन जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया, 1 अगस्त 1920। और इस 1 अगस्त 1920 के आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नाम दिया। असहयोग आंदोलन नाम दिया। दरअसल यहां से जो प्रश्न बनने शुरू होते हैं, मैं अभी आपसे बात करूंगा क्या क्या प्रश्न बनेंगे। इसको महात्मा गांधी जी ने नाम दिया असहयोग आंदोलन।
यानी कि पहला प्रश्न आपसे बनेगा कि कौन से दो आंदोलन भारत के अंदर एक साथ शुरू हुए। तो आप कहेंगे कि दो आंदोलन जो भारत में एक साथ शुरू हुए हैं, पहला आंदोलन था जो शौकत अली, मोहम्मद अली या हम कहें अली बंधुओं के द्वारा चलाया गया था, जिसको हमने यहां नाम दिया है खिलाफत आंदोलन। दूसरा आंदोलन था जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, इसका नाम था असहयोग आंदोलन। यानी भारत में दोनों आंदोलन एक साथ चलने शुरू हुए और महात्मा गांधी जी ने इस शब्द को, जब आप ध्यान से देखोगे असहयोग को, तो आप अंदाजा लगा लोगे कि आखिरकार इस असहयोग का मतलब क्या है। असहयोग का सीधा सीधा मतलब था कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। असहयोग का मतलब क्या था? अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। और महात्मा गांधी ने जब यह सहयोग आंदोलन चलाया तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसी समय एक व्यक्ति भारत के अंदर हुआ करते थे जिनका नाम हुआ करता था बीजी तिलक। बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक नाम के जो व्यक्ति हुआ करते थे, बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा कि असहयोग आंदोलन चलाना ठीक नहीं है। इसके पक्ष में बाल गंगाधर तिलक नहीं थे असहयोग आंदोलन के। तब यह माना जाता है कि बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने ऐसे ही डायलॉग मार दिया कि अच्छा होता कि ऐसे आंदोलनों को मैं भारत में देखने से पहले ही स्वर्ग से धार गया होता, मेरी मृत्यु हो गई होती। तो ध्यान रखिएगा कि 1920 में ही यहां पर बीजी तिलक की 1 अगस्त 1920 को ही बीजी तिलक की यहां पर मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त 1920 को ही बीजी तिलक की मृत्यु हो जाती है। जिस दिन असहयोग आंदोलन चलाया जाना था उससे कुछ घंटों पहले ही बीजी तिलक की मृत्यु हो जाती है। तब यहां पर एक स्वराज फंड भी इन लोगों ने चलाया था, स्वराज फंड। वैसे तिलक फंड इसको नाम दिया था, इन्होंने तिलक फंड नाम दिया था। तब तिलक फंड के अंदर कई करोड़ रुपए यहां पर इनको एकत्रित हुए थे। तिलक फंड में कई करोड़ रुपए इन लोगों को एकत्रित होने का काम भी किया गया था। लेकिन महात्मा गांधी जी कमिटमेंट कर चुके थे कि असहयोग आंदोलन चलना है तो फिर चलना ही है, चाहे बीजी तिलक की मृत्यु हो, चाहे फिर कुछ भी हो। आखिरकार 1 अगस्त 1920 में दो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी अकेले करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ मुस्लिमों के द्वारा छेड़ा गया आंदोलन, दूसरी तरफ भारत के द्वारा छोड़ा गया असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब सिर्फ इतना था कि महात्मा गांधी जी का मानना था कि आप अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु यहां पर ना यूज करें। अंग्रेजों के दफ्तर में, अंग्रेजों के स्कूलों में, अंग्रेजों के ऑफिसों में आप किसी भी तरह का उन्हें सहयोग प्रदान ना करें। अगर आप भारतीय व्यक्ति हैं तो आप भारत की बनी हुई चीजें खरीदें, भारत के कपड़े बने हुए पहनने का काम करें। भारत के लोगों ने कहा कि भारत के पास तो इतनी चीजें है ही नहीं, भारत कपड़े कहां से स्वदेशी पहनेगा। तब महात्मा गांधी जी ने कहा कि चरखे से सूत काट कर उसको यहां पर कपड़ा बनाकर उससे पहनने का काम करो, लेकिन अंग्रेजों का यहां पर हम किसी भी तरह से बना हुआ कोई भी चीज प्रयोग नहीं करेंगे। भारत के लोगों ने यहां तक करना शुरू कर दिया कि जो अंग्रेजों की दुकानों से अंग्रेजों के जो व्यापार की चीजें हुआ करती थी उनके सामने ले जाकर जलाना शुरू कर दी। बहुत सारे कपड़ों की यानी बहुत सारे कपड़े यहां पर एकत्रित करके जो अंग्रेजों के टाइप के कपड़े थे वह उन्होंने अंग्रेजों की दुकानों के सामने ही जाकर जलाने शुरू कर दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कपड़ों की होली का नाम, टाइटल यहां पर इस आंदोलन में दिया कि कपड़ों की होली जलाई जाने का काम किया गया। प्रमुख रूप से जो भारत के धोबी वर्ग हुआ करता था या जो नाई वर्ग हुआ करता था, जो प्रतापगढ़ आपका उत्तर प्रदेश से पड़ता है, वहां पर इस आंदोलन को सपोर्ट किया गया और वहां पर एक अभियान चलाया गया कि अंग्रेजों की कोई भी सेविंग यानी दाढ़ी बनाने का काम नहीं करेगा, अंग्रेजों के कोई भी कपड़े धोने का काम नहीं करेगा। असहयोग मतलब पूर्णतः असहयोग। अब इनका सहयोग हम किसी तरह से नहीं करेंगे। छोटे छोटे बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, उनके तो आनंद आ गई। तो इस तरह से असहयोग का मतलब सिर्फ इतना था कि जो भी भारतीय अंग्रेजों को सहायता प्रदान करते थे किसी भी क्षेत्र में, अब असहयोग का मतलब सिर्फ असहयोग, अब हम सहयोग अंग्रेजों को करेंगे ही नहीं। बीजी तिलक के ही बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, तो महात्मा गांधी जब इस असहयोग आंदोलन को लीडरशिप करने का काम करे थे, उसी समय महात्मा गांधी जी को ऐसा लग रहा था, महात्मा गांधी ने एक ही बात कही थी कि मेरे आंदोलन में हिंसा ना हो जाए, मेरे आंदोलन में किसी तरह से हिंसा ना हो जाए। और महात्मा गांधी जी हमेशा हिंसा को रोकने का ही काम करते थे। लेकिन ध्यान रखेंगे, प्रमुख बात यह थी प्यारे दोस्तों कि बीजी तिलक की भले ही यहां पर मृत्यु हो गई है, लेकिन उसी समय महात्मा गांधी जी जो एक गलत समय पर दिशा दे रहे थे, इन्होंने यहां पर महात्मा गांधी जी ने एक बात और दे दी कि महात्मा गांधी ने कहा कि मैं 1 वर्ष के अंदर, कितना, मैं 1 वर्ष के अंदर स्वराज दिला दूंगा, 1 वर्ष में स्वराज दिला दूंगा। और स्वराज का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों इतना था, मैं आपको स्पष्ट करने देना चाहता हूं कि 1 वर्ष में स्वराज दिलाने की बात जब महात्मा गांधी जी ने की तो भारत के लोगों को भी लगने लगा कि कहीं ना कहीं 1 वर्ष की तो मेहनत तय कर लेते हैं। दरअसल महात्मा गांधी ही नहीं बल्कि सभी लोग यहां पर जो चाहते थे, उनका उद्देश्य यह था कि भारत से अंग्रेज तो ना जाएं,
भारत में शासन तो अंग्रेजी करें, लेकिन अंग्रेजों के अलावा जो भारतीय व्यक्ति हैं वह भी कहीं ना कहीं प्रशासन में इन्वॉल्व हो जाएं। मतलब कि भारत के अंदर अंग्रेज शासन करें, लेकिन शासन करने का मतलब सिर्फ इतना था कि भारत के अंदर ये अंग्रेज उस तरह से शासन करें जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। मतलब मेन लीडर तो अंग्रेज रहे, लेकिन राज्य के अंदर जैसे आपने देखा होगा किसी राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार है, भले नरेंद्र मोदी जी सरकार केंद्र सरकार चला रहे हैं, लेकिन राज्य के अंदर वह कांग्रेस जो होगी वह अपना सरकार चलाने का काम करेगी। तो प्रमुख रूप से यही चीज भारत के अंदर हुई। और आप ध्यान रखेंगे कि भारत के अंदर जो अंग्रेज यहां पर यानी भारतीय लोग चाहते थे ऐसा हुआ भी, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत के अंदर एक 1919 का अधिनियम आया था। कौन सा? 1919 का अधिनियम आया था। ये 1919 का अधिनियम जो था, इसको वैसे तो हम 1919 का शासन अधिनियम भी कहते हैं, वैसे माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसे आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कह सकते हैं। तो चेम्सफोर्ड सुधार जो था, इस चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत क्या किया गया था भारत में कि इस चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत दो तरह से चीजों को बांटा गया था। पहले नंबर पर इन्होंने कहा कि देखिए गवर्नर तो हम ही रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के अंदर थोड़ा बहुत इन्वॉल्व भारतीयों का भी हो जाएगा। यानी माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार एक ऐसी चीज थी जिसके अंदर गवर्नर और सरकार के बीच में दो चीजों में बंटवारा करने का काम किया गया। तो गवर्नर और सरकार के बीच में जो बंटवारा करने का काम किया गया है, इसी को हमने नाम दिया है द्वैध शासन। इसी को क्या नाम दिया है? द्वैध शासन। मतलब भारत में कौन सा शासन अधिनियम ऐसा था जिसके अंतर्गत हम बात करें प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू की गई, तो आप कहेंगे 1919 का चेम्सफोर्ड सुधार, जिसके अंदर प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू करने का काम किया गया। अगर प्यारे दोस्तों हम बात करें कि महात्मा गांधी जी भी दरअसल चेम्सफोर्ड सुधार के बाद महात्मा गांधी जी भी चाहते थे कि भारत के अंदर से जो अंग्रेज हैं ये कहीं ना कहीं इनका वर्चस्व रहे, क्योंकि भारत के अंदर इनके कानून थे, इनकी प्रशासन व्यवस्था थी। अगर एक साथ से अपना प्रशासन छोड़ देते तो भारत के अंदर फिर तो चोर जो हुआ करते थे, डकैत जो हुआ करते थे, उनकी बल्ले बल्ले हो जाती। कहीं ना कहीं कानून नहीं होता, कोई नियम नहीं होता, और कोई कानून नियम नहीं होता तो फिर किस तरह से भारत को चलाया जाना होता। तब द्वैध शासन की शुरुआत जो की गई प्रांतों में द्वैध शासन, वो कहां से की गई? हम कहेंगे कि इसी शासन की वजह से 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार की वजह से भारत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू करने का काम किया गया। लेकिन प्यारे दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि भारत के अंदर जो अभी तक की स्थिति है, इस स्थिति पर अगर हम थोड़ा सा गौर डालें तो भारत शासन अधिनियम जो 1919 का अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा और भी बहुत सारी चीजें हुई। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, यहां पर भारत के अंदर जो केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया और राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा में प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था इस शासन अधिनियम के द्वारा की गई। दूसरी चीज बात करें, गवर्नर शासित 8 प्रांतों में, शासित 8 प्रांतों में द्वैध प्रणाली लागू की गई। यानी द्वैध शासन प्रणाली जो मैंने आपको बताया, दोनों जहां पर शासन करने का काम करेंगे। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यह आपसे प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत में लोक सेवा आयोग का गठन कौन से यहां पर शासन अधिनियम के द्वारा किया गया? आप अच्छी तरह से इसका आंसर देंगे, भारत शासन अधिनियम 1919 या चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अधिकार अनुसार यहां पर यह शक्ति भारत को देने का काम किया गया। अगर प्यारे दोस्तों हम बात करें आगे, तो भारत में इसके अलावा लोक लेखा वित्त समिति का गठन किया गया। और इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा, महिलाओं को मत देने का अधिकार, ध्यान रखिएगा, महिलाओं को मत देने का अधिकार जो मिला है वो कौन से शासन अधिनियम से मिला है? तो 1919 का शासन अधिनियम जो है, इस 1919 के शासन अधिनियम के द्वारा ही महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। आप कहेंगे सर छीना कब गया था? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार था, इस 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत जब पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया था मुस्लिमों के लिए, तब यहां पर महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने का काम किया गया था। और ध्यान रखेंगे इस बात को, अगर मैं आगे की स्थितियों पर थोड़ी सी आपकी दृष्टि दौड़वाना चाहूं कि ब्रिटेन में भारत का सचिव लॉर्ड माउंटेग्यू और भारत में वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसलिए इस सुधार को नाम दिया गया है माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। यानी माउंटेग्यू जो थे ये भारत के अंदर सचिव हुआ करते थे, जबकि हम बात करें जो यहां पर वायसराय था
वह चेम्सफोर्ड नाम का व्यक्ति हुआ करता था, जिस वजह से इस शासन अधिनियम को कई बार नाम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार या हम कहें मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार या हम कहें कि इसे भारत शासन यानी कि 1919 का शासन अधिनियम भी कहा जाता है। प्यार दोस्तों, एक बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि भारत के अंदर जब महात्मा गांधी जी अहिंसा को रोकने का काम कर रहे थे, उसी समय भारत के अंदर एक जगह पड़ती है जिस जगह को आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। उस जगह का नाम है गोरखपुर। यानी गोरखपुर का एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है चोरी चोरा, चोरी कहें या चोरी चोरा कहें। इस स्थान पर क्या हुआ कि इस स्थान पर ये सभी जो भारत के लोग थे जो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने का काम कर रहे थे, इस स्थान पर जाकर जब महात्मा गांधी बारदौली के अंदर अवस्थित हैं, कहां पर? बारदौली के अंदर अवस्थित हैं। तो इस स्थान पर जाकर महात्मा गांधी जी ने यानी जो वहां पर असहयोग आंदोलन करने का काम कर रहे थे, समय की बात करूं तो 5 फरवरी, ध्यान रखेंगे 5 फरवरी 1922 की बात है। 5 फरवरी 1922 में जब महात्मा गांधी जी बारदौली के अंदर अवस्थित हैं, और यह बात पूछी भी जाती है कि जब चोरा चोरी घटना गोरखपुर के अंदर हुई, चोरी चोरा कहां पर है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जब यह घटना हुई तो महात्मा गांधी जी कहां पर थे? तो बारदौली के अंदर महात्मा गांधी थे। यहां पर क्या किया कि कुछ लोग जो असहयोग आंदोलन का सपोर्ट करते हुए सड़कों पर जा रहे थे, उसी समय पर जो कुछ पुलिस वाले इस थाने पर बैठे हुए थे, उन पुलिस वालों ने कुछ कमेंट यहां पर भारतीय व्यक्तियों पर कर दिया। और आप जानते हैं कि भारत का व्यक्ति अगर एक तो गुस्सा हो, और गुस्सा होने के बाद अगर रास्ते में जा रहा हो तो उसे किसी भी व्यक्ति ने छेड़ दिया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का मूड खराब होता है और भारत में वो गली से गुजर रहा हो तो खड़े हुए कुत्ते को लात मार कर चला जाता है, और फिर ये तो भूखे नंगे लोग अंग्रेज जो पुलिस थाने में बैठे हुए थे, इन्होंने कमेंट भारतीय लोगों पर कर दिया। अब भारतीय लोगों ने जब ऐसी स्थिति देखी, अब इनसे बदला लेना था। भारतीय लोगों ने इस स्थान पर माना जाता है कि कोई 22, 23, 24 पुलिस वाले हुआ करते थे। उन पुलिस वालों को जब उन पुलिस वालों की तरफ बढ़े तो उन पुलिस वालों ने सोचा कि इनसे जान बचाने के लिए हम एक कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं। कमरे के अंदर पुलिस वाले बंद हो गए, और कमरे के अंदर बंद होने के बाद प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं कि भारतीय लोगों ने उस कमरे में ही आग लगा दी और इन सभी के सभी पुलिस वालों को जिंदा ही जला दिया। अब महात्मा गांधी जी तो कहते थे मेरे आंदोलन में हिंसा ना हो जानी चाहिए, किसी तरह से उग्रता नहीं दिखानी है आपको, और इन लोगों ने इन पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जो अंग्रेज हुआ करते थे। महात्मा गांधी जी बड़े इस बात से रुष्ट हो गए, बोले मैं तो बार बार कहता था मेरे आंदोलन में और हिंसा नाम की चीज नजर नहीं आनी चाहिए। लेकिन भारतीय व्यक्ति क्या करते? अब भारतीय थे, वैसे भी आपको अच्छी तरह से पता होगा 1922 की घटना है। 1920 में यहां पर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और महात्मा गांधी ने कहा था 1 साल में स्वराज दिला दूंगा। इनका दिमाग तो वैसे ही खराब हो रखा था कि 1920 से 1922 तक 2 साल हो गए हैं। महात्मा गांधी 1 साल के लिए स्वराज के लिए बोले थे, लेकिन स्वराज नहीं मिला। इन लोगों का दिमाग तो वैसे ही खराब था, ऊपर से पुलिस वालों ने कमेंट कर दिया। अब इन्होंने जब जिंदा जलाया तो जिंदा जलाने के बाद ध्यान रखेंगे हम यहां पर 1922 में ही महात्मा गांधी जी ने बारदौली से इस आंदोलन को यहां पर समाप्त करने की घोषणा की और कह दिया कि इस आंदोलन को मैं यहां पर अब आगे जारी नहीं रखूंगा। और वह समय अगर हम बात करें तो 5 फरवरी को यह घटना होने के बाद 12 फरवरी की वह घटना होती है। 12 फरवरी 1922 की वह घटना होती है जब महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं और कहते हैं कि अब आपको असहयोग आंदोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब हम आजादी तो लेंगे लेकिन अपने तरीके से आजादी लेंगे। प्यारे दोस्तों, इस असहयोग आंदोलन पर अगर हम नजर डालें थोड़ी सी, तो भारत के अंदर एक ऐसा आंदोलन चला था जिस समय अंग्रेज तेल मिला चुके थे, और इस आंदोलन के अंदर युवा वर्ग बहुत ज्यादा उत्सुकता से जुड़ चुका था। और वह युवा वर्ग अभी आपके सामने आने वाला है, आगे हम उसी युवा वर्ग पर बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो युवा वर्ग भारत में इस असहयोग आंदोलन में जुड़ चुका है, इस युवा वर्ग का जब जोश एकदम चरम सीमा पर था, जब युवा वर्ग पूरी तरह से अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए तैयार था, तभी महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद समाप्त किया गया? आप कहेंगे चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जब जिस समय चोरा चोरी घटना गोरखपुर के अंदर हुई उस समय महात्मा गांधी जी कहां थे? आप कहेंगे बारदौली से इन्होंने इस असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा की। लेकिन भारत के अंदर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग अब भारत की आजादी में कूद चुके थे।
और जब भारत की आजादी में ऐसे युवा वर्ग कूद चुका है जिन्होंने अपने कंधों के दम पर भारत को आजादी दिलाने का काम किया, और ऐसे समय पे एकदम चरम सीमा पर आकर महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं, तब भारत के लोगों को लगने लगा कि महात्मा गांधी का यह सबसे ज्यादा बेकार डिसीजन है। महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन समाप्त नहीं करना चाहिए था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त करके सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को नाराज कर दिया, और सुभाष चंद्र बोस, आजाद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, अन्य बहुत सारे लोग, इन्होंने भारत को अपने तरीके से आजाद कराने का प्रण ले लिया कि अब अगर हमें आजाद भारत कराना ही है तो हम अपने तरीके से भारत को आजाद कराएंगे। और ज्यादा समय नहीं लगा, जैसे ही अंग्रेजों को दिखा कि अब भारतीय व्यक्ति कहीं ना कहीं इन महात्मा गांधी जी के डिसीजन से परेशान हो गए हैं, महात्मा गांधी जी को 1922 में यहां पर अंग्रेजों ने उठा लिया। और जैसे 1922 में महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने उठाया, 1922 में उठाने के बाद महात्मा गांधी जी को 1929 के यानी लगभग 6 साल के लिए, 1929 तक लगभग 6 साल के लिए महात्मा गांधी जी को जेल भेजने का प्रावधान अंग्रेजों ने कर लिया। अब वो तो एक अलग बात है, भारत के अंदर कुछ ऐसी पर्सनैलिटी रही है जिनको जेल की दीवार कभी रोक नहीं पाती, जैसे कि शोले के जय वीरू, इश्क मूवी का वो अजय देवगन, जैसे कि शाहरुख खान हो गए आपके, 21 मुल्कों की जो पुलिस उनका पीछा करती है, उनमें से एक है महात्मा गांधी। अब मूवियों में आप देखते होंगे तो वहां पर टैलेंट कुछ और होता है इनका किरदार के अंदर, लेकिन महात्मा गांधी का टैलेंट कुछ और हुआ करता था। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, यहीं पर खत्म हो जाऊंगा, या तो रिहा करो नहीं तो फिर मैं सत्याग्रह। अब आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। महात्मा गांधी जी को 6 साल के लिए जेल हुई, वो अलग बात है। महात्मा गांधी जी 2 साल से अधिक जेल में नहीं रुक सके। अपने टैलेंट के दम पर महात्मा गांधी जी बहुत जल्दी बाहर आ गए। तबीयत का बहाना लगा दिया, कुछ नहीं मिला तो तबीयत ठीक नहीं है, मरने वाला हूं, बहुत कम समय बचा है और स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है। अंग्रेजों ने सोचा कि ठीक है, हंसता खेलता बाहर निकाल दो, नहीं तो कुछ पता नहीं है भारतीयों का अगर जेल के अंदर इन महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों को बहुत जल्दी भारत से भागना पड़ जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी लोकप्रिय जरूर हो गए थे, भले डिसीजन उनका गलत उनका पड़ गया हो। अब महात्मा गांधी बड़े दिमाग का प्रयोग करने वाले थे। महात्मा गांधी जैसे ही 2 साल बाद जेल से बाहर निकले, महात्मा गांधी अभी तक जिस क्षेत्र में अपना वर्चस्व बना चुके थे, जेल से बाहर निकलने के बाद वहां नहीं गए। उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं तो उत्तर भारत में महात्मा गांधी का वर्चस्व अभी तक काफी बन चुका था, लेकिन जेल से निकलने के बाद महात्मा गांधी दक्षिण भारत में गए और दक्षिण भारत के अंदर लोगों को एकत्रित करना शुरू कर दिया। अलग की स्टाइल हुआ करती थी इनकी। लेकिन जब महात्मा गांधी दक्षिण भारत में जाकर जब लोगों को संगठित करके, एकत्रित करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, आंदोलन करने के लिए यहां पर उत्साहित कर रहे हैं, उसी समय भारत में इस डिसीजन की वजह से युवा वर्ग अपनी एक अलग क्रांति की तरफ बढ़ चुका है। और जो युवा वर्ग अलग क्रांति की तरफ बढ़ा है, अब इन क्रांतिकारियों ने छोटी छोटी पार्टियां बनाकर, छोटे छोटे समूह संगठन बनाकर भारत के अंदर अंग्रेजों को खदेड़ने की कसम खा ली। और वही क्रम जब आगे बढ़ता है प्यारे दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर उसी क्रम में हम आगे बात करें तो ध्यान रखिएगा, 1922 में महात्मा गांधी आजाद होते हैं और 1924 में 2 साल बाद रिहा हो जाते हैं। वैसे तो 6 साल की उन्हें सजा मिली है, लेकिन मैं जानता हूं भारत में पहली बार महात्मा गांधी जेल में गए हैं। विदेश में तो पहले ही इनको यहां पर टैलेंट प्राप्त था जेल में जाने का, लेकिन भारत में महात्मा गांधी जी पहली बार जेल में गए हैं। और पहली बार जेल में जाने के बाद महात्मा गांधी ज्यादा समय नहीं रुके और तुरंत बाहर आ गए। लेकिन दक्षिण भारत में महात्मा गांधी जी ने अपना वर्चस्व बनाना शुरू किया है। 1922 के अंदर एक पार्टी बनती है जिसका नाम होता है इंडिपेंडेंट पार्टी। दरअसल महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये लोग अब काम करना नहीं चाहते थे, और अगर हम बात करें तो संस्थापक हुए इंडिपेंडेंट पार्टी के मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय। इन दोनों ने मिलकर एक पार्टी का स्थापना कर दी और कहा हम आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं, अपने खुद के विवेक के अनुसार आजादी की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। ये आजादी की लड़ाई एक तरह से भारत के अंदर उगने लगी, और भारत के अंदर जब आजादी की लड़ाई ऐसे लोगों के कंधों पर आने लगी तो भारत के अंदर विभिन्न तरह की पार्टी बनने लगी। जैसे कि 1923 में एक और पार्टी बनाई गई, और 1923 में जो पार्टी बनाई गई उसका नाम दिया गया स्वराज पार्टी। क्या नाम था? स्वराज पार्टी। दरअसल ये पार्टी इलाहाबाद के अंदर बनी है, और इसको बनाने वाले व्यक्ति जो थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिनको आप शॉर्ट में CR दास भी लिख सकते हो। तो मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा एक पार्टी 1923 में स्थापित की गई है। एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है जो इस स्वराज पार्टी से पूछा जाता है।
CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम क्या था, स्वराज पार्टी, और ये इलाहाबाद के अंदर स्थापित होने का काम किया गया। वैसे मैं बात करूं, CR दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, जबकि आपसे दीन बंधु अगर पूछे तो CF एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। दोनों ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, दीन बंधु किसे कहा जाता है, देश बंधु किसे कहा जाता है। तो आप कहेंगे देश बंधु CR दास को कहा जाता है, जिन्होंने 1923 के अंदर स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर की थी, जबकि दीनबंधु CF एंड्रूज को कहा जाने का काम किया जाता है। और ये पार्टियों का बनने का जो उद्देश्य था, कहीं ना कहीं भारत को आजाद कराना इन पार्टियों का बनने का उद्देश्य रहने वाला था। फिर बहरहाल आप इतना समझ सकते हैं कि भारत के अंदर अगर पार्टी बनकर बाहर आ रही है तो पार्टियों का मतलब था कि संगठित होना, एकत्रित होना, और एकत्रित किसके लिए होना, अंग्रेजों के लिए एकत्रित होना। और भारत के अंदर जब एकत्रित लोगों ने होना शुरू हुआ तो ध्यान रखिएगा, अबनव भारत की स्थापना, अबनव भारत एक पार्टी बनाई गई जो कि वीडी सावरकर के द्वारा एक पार्टी का यहां पर निर्माण किया गया। और ध्यान रखेंगे 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा कर दी गई। मतलब अब भगत सिंह जैसे लोग, वीडी सावरकर जैसे लोग भारत की आजादी की लड़ाई में कूद चुके हैं। ये रुष्ट किससे थे, महात्मा गांधी के असहयोग वापस लेने की वजह से। महात्मा गांधी जी को वापस नहीं लेना चाहिए था। अगर लड़ाई हो रही है, अगर हम उग्र हो गए हैं तो फिर उग्र ही होने दो, क्योंकि इन लोगों की तो पहले से ही मानसिकता थी कि भारत में अंग्रेजों को खदेड़ के बाहर निकालना होगा। इनको आसानी से प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। और महात्मा गांधी थोड़े से यहां पर फ्लॉप आपको नजर आएंगे। अब जिस समय की मैं बात करने वाला हूं, चाहे मैं 1922 से लेकर आपको 1929 तक जब लेकर जाऊंगा तो महात्मा गांधी आपको कहीं नजर नहीं जाएंगे। और इसीलिए महात्मा गांधी की तुलना सलमान खान से करता हूं कि महात्मा गांधी जी सही वक्त पर सही डिसीजन लेना जानते थे। क्योंकि महात्मा गांधी इस समय जानते थे, जैसे इनको 1922 में अंग्रेजों ने पकड़ के जेल के अंदर डाला, महात्मा गांधी अच्छी तरह से समझ गए कि इस समय विश्व युद्ध तो समाप्त हो चुका है, अंग्रेजों का पूरी तरह से फोकस कहां है, भारत पर। आप देखो महात्मा गांधी जी को 1917 में, 1918 में, फिर से 1918 में, फिर से 1920 में बैक टू बैक परफॉर्मेंस देते आ रहे थे। लेकिन आखिरकार 1922 से 1929 7 साल तक महात्मा गांधी नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या था, महात्मा गांधी तब नजर आएंगे तब महात्मा गांधी जी को लगेगा कि हां, अब भारत के अंदर आजादी की लड़ाई जो एक बारूद का ढेर है उसको चिंगारी देने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ लोग इसकी आलोचना भी करेंगे, तो आलोचना करने वाले आलोचना कर सकते हैं, इस बात में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहां पर महात्मा गांधी तो नहीं सुन रहे। लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वह तो यही है, क्योंकि आपको चीजों को अच्छे से समझा सकूं, अच्छे से आपके दिमाग के अंदर बिठा सकूं, वो बहुत आवश्यक होता है। महात्मा गांधी जब आएंगे फिर से मैं महात्मा गांधी जी के बारे में बात करूंगा। बहरहाल मैं कुछ फैक्टों पर और कुछ ऐसी चीजों पर आपके ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं। जब एक युवा वर्ग आजादी की लड़ाई में कूदेगा और जैसे ही युवा वर्ग भारत की आजादी की लड़ाई में कूदेगा, अंग्रेजों को बड़ा ही भारी पड़ेगा। क्योंकि जो आपका नरम दल हुआ करता था उसको झेलने में अंग्रेजों को कोई समस्या नहीं होती थी, क्योंकि उनको तो लॉलीपॉप देकर, समझाकर, बेवकूफ बनाकर आराम से शांत किया जा सकता था। यह तो दल ही पहले से इतना उग्र है जिसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि युवा खून, दूसरा सोचने का तरीका युवा, और तीसरा अंग्रेजों को जाति दुश्मनी, मतलब अंग्रेज दिख गया तो बस वो दुश्मन है इनका। अगर प्यारे दोस्तों बात करें, यहां पर एक 1926 में भगत सिंह ने एंट्री मारी है, और भगत सिंह ने जो एंट्री मारी है नौजवान भारत सभा के नाम से यहां पर एंट्री मारी है, और एक पार्टी भगत सिंह ने यहां पर बनाकर सामने पेश की है। आपसे पूछा जाएगा नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की, आप कहेंगे 1926 में यह भगत सिंह के द्वारा बनाई गई। इसको बाद में एक पार्टी में विलय करने का काम किया जाएगा, उस पर हम अभी आगे बात करेंगे। 24 अक्टूबर एक समय होता था, 24 अक्टूबर 1924 में एक पार्टी बनी जिसका नाम था HRA। आपसे बहुत पूछा जाएगा, जिसका फुल फॉर्म था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। यानी 1924 के अंदर ये जो पार्टी बनी है जिसका नाम है HRA, ये HRA पूरी तरह से क्रांतिकारियों से भरा हुआ एक संगठन था। हर व्यक्ति आपके जैसा युवा, हर व्यक्ति मेरे जैसा युवा सोचने वाला, और हम जैसे लोग अगर एक होकर किसी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे तो आप बताओ हमारे दिमाग में एक बार भी कंप्रोमाइज का आएगा? कभी नहीं आएगा। हमारे दिमाग में तो एक ही फ्रांस के लोगों की तरह आएगा, या तो मर जाएंगे, या फिर मार देंगे, या फिर मिट जाएंगे। अब वो बात एक अलग है कि अगर आपको मरने मिटने का इतना शौक है तो तरीके से लड़ा जाता है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं
कि आमदनी कम खर्चा ज्यादा मिट जाने के लक्षण हैं, और ताकत कम हो गुस्सा ज्यादा पिट जाने के लक्षण हैं। अब हुआ तो एक अलग है, हमारे शरीर को देखकर यह जरूर लग जाता होगा किसी को कि अगर ये व्यक्ति मरने पर आ जाएंगे तो निश्चित रूप से मरेंगे या मारेंगे, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बहरहाल आप इतना समझिएगा कि मैं आपसे आगे बात करने वाला हूं कि उस समय जो आपकी एचआरए की स्थापना हुई है, ये एचआरए की स्थापना प्रमुख रूप से दो व्यक्तियों ने की है, जिस व्यक्ति का नाम था शशिंद्र सन्याल और दूसरे व्यक्ति का नाम था योगेश चटर्जी। ये कानपुर के अंदर इन दोनों व्यक्तियों ने एचआरए की स्थापना 24 अक्टूबर 1924 में एचआरए की स्थापना इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर की है। और जब ये दोनों व्यक्ति एचआरए की स्थापना करते हैं तो इसके अंदर सारे के सारे वह लोग हुआ करते थे जो युवा सोच के लोग हुआ करते थे, और इन्हीं लोगों ने सोचा कि भारत को अगर आजादी दिलानी है तो सबसे अहम चीज क्या चाहिए। इन्होंने कहा पैसा चाहिए, और आज के समय में अगर आपको किसी चीज की बेसिक नीड अगर पूरी करनी है तो पैसा चाहिए। वो एक अलग बात है कि हम गरीब घर से गरीब लोग हैं और हम गरीब देश के अंदर रहते हैं, नहीं, देश तो हमारा गरीब नहीं है, देश तो बड़ा हमारा अमीर है, लेकिन वो जो अमीरी है वो कुछ लोगों के पास शिफ्ट हो चुकी है, वो चंद लोगों के पास अमीरी है। हम लोग जो है सामान्य वर्ग के लोग हैं, तो भारत के अंदर ऐसे ही सामान्य वर्ग के लोग ही यह हुआ करते थे जिन्होंने एचआरए बनाया था। अब इनको पैसा चाहिए, और जब इनको पैसा चाहिए तो पैसा ये किसका लेंगे। अब इनके घर से तो पैसा लेकर आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं निकलेंगे, इनको पैसा किसका चाहिए, पैसा कहीं ना कहीं से चाहिए। अब इन्होंने देखा कि अंग्रेज भारत में बहुत लंबे समय से हमको लूटते हुए आ रहे हैं, क्यों ना इन अंग्रेजों को लूट कर पैसा लिया जाए। और जब अंग्रेजों को लूट कर पैसा लिया जाएगा तो उस लूट का कुछ मजा ही कुछ और है, जो लूटे हुए आदमी से लूटा जाए, मतलब जिसने किसी और को लूटा हो उस व्यक्ति को अगर आप लूटेंगे तो उस लूट का कुछ मजा ही और होता है। मैं बताऊंगा जब जाटों ने एक यहां पर ऐसे व्यक्तियों को लूटने का काम किया होगा। दरअसल भारत के अंदर ये व्यक्ति भी, भारत के व्यक्ति एचआरए के संगठन के लोग अब एक अंग्रेजों को लूटने जा रहे हैं, और अंग्रेजों को लूटने का जो प्लान इन्होंने बनाया है, ध्यान देंगे 9 अगस्त 1925 की घटना है। 9 अगस्त 1925 की घटना में काकोरी नामक स्थान होता है जो लखनऊ में है। काकोरी कहां पर है, लखनऊ में है। और यहां पर एचआरए के सदस्यों ने क्या किया कि काकोरी नामक स्थान पर एक ट्रेन जाया करती थी जिसका नाम हुआ करता था 8 डाउन। क्या नाम हुआ करता था, 8 डाउन नाम की ट्रेन हुआ करती थी, जो लखनऊ से प्रतिदिन सहारनपुर के लिए रवाना हुई होती थी। इसके अंदर बहुत सारा खजाना अंग्रेजों का भर के जाया करता था। भारतीय लोगों ने सोचा क्यों ना अगर इस खजाने को अगर हम लूट लें तो खजाने को लूटने के बाद हमारे दरिद्रता के दिन जो हैं वो कुछ दिन दूर हो जाएंगे। इन्होंने कहा चलो अंजाम देते हैं। अंजाम देने के लिए एचआरए के सदस्य जो हुआ करते थे, जिसकी स्थापना अभी मैंने 1924 में 24 अक्टूबर को आपको बताई है, इन लोगों ने इस ट्रेन को लूटने का प्लान बना लिया। इसके अंदर बहुत सारे लोग एकत्रित थे, जिनके प्रमुख रूप से मैं नाम की अगर बात करूं तो इसके अंदर जो लोग उपस्थित थे उनमें से हम कह सकते हैं इस मामले में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहड़ी, डॉक्टर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, जो कि यहां पर इसके अंदर गिरफ्तार होने का काम किए। वैसे तो टोटल में बात करूं 29 लोग गिरफ्तार होंगे। भगत सिंह जैसे लोग भी यहां पर इसके अंदर शामिल थे, लेकिन अगर मैं कहूं कि जेल से भागने में या अंग्रेजों के हाथ ना आने में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे लोग बड़े ही फाइटर थे। दूसरा सुभाष चंद्र बोस को भी इसमें मैं जोड़ूंगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ये ऐसे लोग हुआ करते थे जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को बेवकूफ बनाने में बड़े ही कामयाब हो जाते थे। अब भारतीय व्यक्ति हैं, थोड़ा बहुत टैलेंट तो एक्स्ट्रा रखते हैं, हर कोई रखता है। वो तो अलग बात है कि आज के समय में यही अंग्रेज अगर दिल्ली जैसी सड़कों पर घूमने के लिए आ जाएं तो इन अंग्रेजों को, जिन्होंने हमको कितने ही 100 साल जिन अंग्रेजों ने हमें लूटने का काम किया था, उन अंग्रेजों को आज हमारा दिल्ली के अंदर ऑटो चलाने वाला व्यक्ति लूट कर दिखा देता है। वो अलग बात है, हमारा टैलेंट बढ़ चुका है। अगर भारतीय व्यक्ति से वह ऑटो वाला व्यक्ति 20 रुपए में छोड़ेगा तो इस अंग्रेज देखकर इस व्यक्ति को चाहे उसको 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा घुमा कर लाना पड़े, लेकिन रुपए 200 ही लेगा। अब टैलेंट है भारतीय व्यक्तियों का, उस समय नहीं था ऐसा टैलेंट, कुछ लोगों में था, तो उन्होंने अंजाम दिया, 8 डाउन ट्रेन को लूट कर दिखाया। काकोरी नामक स्थान पर यह घटना हुई। उसमें से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग ये हाथ आने वाले नहीं थे, लेकिन 29 लोग गिरफ्तार हुए, और 29 लोगों में से राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहड़ी और डॉक्टर रोशन सिंह, वैसे तो ठाकुर रोशन सिंह नाम है इनका, और अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां जो एक बहुत छोटी सी उम्र के व्यक्ति हुआ करते थे, जब इनको सजा की बात आई
जब इनको सजा की बात आई तो इन व्यक्तियों को फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद ये प्रमुख व्यक्ति थे, बाकियों को यहां पर रिहा कर दिया गया। यहां पर जो अशफाक उल्लाह खान नाम के व्यक्ति थे ये रोने लगे, आंसू आने लगे। अब ठाकुर रोशन सिंह जैसे लोग और राजेंद्र लोहड़ी और रामप्रसाद बिस्मिल जैसे लोग कहने लगे कि तू कायर है, तू डर गया है, जिसकी वजह से तेरी आंखों में आंसू आ गए, तुझे भारत माता की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए तुझे यहां पर शहीद होना पड़ रहा है और तेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये कायरतापूर्ण व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगा। अशफाक उल्लाह खां का जब जवाब सुनते हो तो अशफाक उल्लाह खां का जवाब बड़ा जबरदस्त था। अशफाक उल्लाह खां ने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे मृत्यु से डर लग रहा है, मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, मैं डर रहा हूं तो एक बात से कि तुम सभी हिंदू हो, तुम सभी हिंदू हो और हिंदू होने के साथ साथ हिंदू धर्म के अंदर पुनः जन्म की व्यवस्था होती है। पुनः जन्म लेने के बाद तुम एक बार पुनः भारत माता की आजादी की लड़ाई लड़ सकते हो, लेकिन मैं मुस्लिम हूं और मुझे दोबारा जिंदगी में ऐसा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम धर्म के अंदर पुनः जन्म की जो व्यवस्था है वो उनके धर्म के अंदर नहीं मानी जाती। मुझे दोबारा से भारत माता की आजादी की लड़ाई में शामिल होने का मौका नहीं मिल सकेगा। मैं रो रहा हूं तो सिर्फ इस बात से रो रहा हूं कि शायद मैं भी दोबारा जन्म लेकर एक बार फिर से भारत माता की इस आजादी के लिए लड़ाई लड़ता और भारत माता को फिर से एक बार आजाद कराने की कोशिश करता। मेरा जीवन जो छोटा पड़ गया इस भारत माता की आजादी की लड़ाई में, यह जीवन मैं दोबारा से एक बार लेकर फिर से इस भारत माता के लिए न्यौछावर कर देना चाह रहा हूं। आप इस पर बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि भारत के लोग एक जन्म नहीं कितने जन्म इस आजादी के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार थे। ऐसे ही उन्हीं में से एक थे अशफाक उल्लाह खां, जो कि माना जाता है कि पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिनको फांसी पर चढ़ाया गया। और अच्छी बात यह है कि आजादी की लड़ाई को मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आज दिन भी कुछ ऐसा ही है जब मैं आपको बधाई ना देते हुए आजादी की लड़ाई के संघर्ष को आपके सामने पेश कर रहा हूं। प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें भारत के अंदर उसी समय में क्या हुआ, जो 1919 के अंदर माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, जिसे 1919 का भारत शासन अधिनियम आप कहते हो, जिसके अंदर द्वैध शासन व्यवस्था प्रांतों के अंदर शुरू की गई थी। इस 1929 के द्वैध शासन प्रणाली के अनुसार ही भारत में हर 10 वर्ष के अंदर एक अधिनियम बनाकर भारत में भेजने की बात कही गई थी। यानी कि 1919 का शासन अधिनियम है, इस 1919 के शासन अधिनियम की जांच करने के लिए हर 10 वर्ष में एक कमीशन इंग्लैंड से आएगा और वो इस बात की जांच करेगा कि जो पिछला कानून है उसने किस तरह से भारत के अंदर व्यवस्था बनाई है, कितना उसने भारत के लोगों को खुश किया है। तब 1929 से 1929 के अंदर एक कमीशन आना चाहिए था, जो किस बात के लिए आता, जो 1919 के शासन अधिनियम की जांच करने के लिए भारत में 10 साल के बाद आता। लेकिन जब भारत के अंदर इन अंग्रेजों को कूटने का काम करने लगे, हम अंग्रेजों को जिंदा जलाने का काम करने लगे, अंग्रेजों को लूटने का काम करने लगे, तो इंग्लैंड के लोगों को थर थराने लगे, अंग्रेजों को इंग्लैंड के लोगों को डर लगने लगा और उन्होंने 1 साल पहले ही भारत में 1928 में ही एक कमीशन बनाकर भेज दिया। और वो कमीशन इसलिए बनाकर इन लोगों ने भेजा कि ताकि 1919 के शासन अधिनियम की एक बार जांच करके आ जाए कि आखिरकार 1919 का शासन अधिनियम कितना सफल हुआ। अगर मैं बात करूं, ये जो कमीशन था जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो, साइमन कमीशन, ये भारत में कब आया, तो आप कहेंगे सर भारत में ये 1928 में आया। लेकिन ये बना कब था, तब आप कहेंगे 1927 में इसको इंग्लैंड में बनाया गया था। भारत में आने की बात करें तो भारत में 1928 में आया था। और साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन था जिसके अंदर 7 लोग आए थे। कितने लोग आए थे? जिसके अंदर 7 लोग आए थे। और 7 के 7 लोग कौन थे? 7 के 7 लोग अंग्रेज इसके अंदर आए थे। अब एक बात बताओ, अगर मैं कोई कानून आपके लिए बनाऊं और कोई कानून बनाने के लिए उसकी जांच करने के लिए मैं ही जाऊं, तो क्या बताओ उस कानून के अंदर क्या मैं कोई कमी निकालूंगा? कभी नहीं निकालूंगा। उस कानून के अंदर क्या कमियां हैं ये तो तुम बता सकते हो। अब इन अंग्रेजों के द्वारा ही तो भारत शासन अधिनियम 1919 बनाया गया था। उसकी जांच करने के लिए 1928 में अंग्रेज आ रहे हैं, उसके अंदर 7 सदस्यों को लेकर आ रहे हैं, 7 के 7 अंग्रेज। भारत के लोगों ने इसे सफेद कमीशन कहा। अंग्रेज तक गोरे थे, सफेद कमीशन मतलब गोरा कमीशन। अगर बात करें भारत के लोग इस समय अंग्रेजों के कई विभागों में काम करते थे, वहां के जो वरिष्ठ लोग थे उनमें शामिल थे, लेकिन उनमें से किसी व्यक्ति को यहां पर चुनकर नहीं भेजा गया। अभी बताऊंगा मैं एसडी सफ्तरवाला के बारे में।
बहरहाल इतना समझो कि भारत के अंदर साइमन कमीशन भारत आता है, और साइमन कमीशन जो भारत में आया है वो 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करने के लिए आया है कि आखिरकार ये 1919 का अधिनियम कितना पास हुआ। 10 वर्ष बाद आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 1 साल पहले ही भेज दिया, 9 साल बाद ही भेज दिया। 1919 का जो शासन अधिनियम है प्यारे टाइगरों, उस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि 3 फरवरी 1928 में यह भारत आया। लेकिन कई बार इस प्रश्न को घुमाकर पूछा जाता है, और इस प्रश्न का जब आपको घुमाकर पूछा जाएगा तो यह प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि भारत साइमन कमीशन कब बना? 1927 में बना। एक बार ये प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है, मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि साइमन कमीशन भारत कब आया। ऑप्शन है 1926, 1927, 1929, 1930। ये 4 ऑप्शन देकर ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया है परीक्षा में कि साइमन कमीशन भारत कब आया। जब इसमें 1928 ऑप्शन में नहीं है, अब आप आंसर क्या लगाएंगे? 1927 आपको आंसर लगाना पड़ेगा, नियरेस्ट लगाना पड़ेगा। और नियरेस्ट तो आप कहेंगे सर ऐसे तो 1928 में आया तो 1929 भी है, लेकिन नहीं, दरअसल उसका मकसद यहां पर 1927 जब बना था उस समय का हो सकता है, तो 1927 में राइट आंसर माना गया था, जब ये 1928 ऑप्शन में नहीं दिया था। अगर हम बात करें 3 फरवरी को ये आया, और ये क्या था? एक जांच कमीशन था, और इसको जांच किसकी करनी थी? तो इसको जांच करनी थी प्रांतों में द्वैध शासन 1919 की, जिससे आप दूसरा नाम क्या कहते हो? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसे आप नाम देते हो। भारत के अंदर एक व्यक्ति हुए जिन्होंने अनहैप्पी इंडिया नाम की पुस्तक लिखी है, लाला लाजपत राय। पहुंच गए स्टेशन पर ही, जब साइमन कमीशन के लोग उतर रहे थे, जोर जोर से नारे लगाने लगे, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, अंग्रेजों भारत से वापस जाओ, अंग्रेजों भारत से वापस जाओ। अंग्रेजों को बड़ा बुरा लगा, अधिकारी आ रहा था। अब आप ऐसे समझ सकते हो कि भारत के अंदर आज के समय में योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी जब रोड से उनका काफिला गुजरे और काले झंडे लेकर कोई कांग्रेस से अगर बीच में कूद जाए तो भारत के पुलिस वाले उसको घसीट कर अलग कर देते हैं। अब अंग्रेजों का अधिकारी भारत में आ रहे हैं साइमन कमीशन के, और ये भारत के लोग साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगा रहे हैं। अगर प्यारे दोस्तों मैं बात करूं, उसी समय की घटना है जब ये साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाने लगे, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाने लगे, तो प्रमुख रूप से आप कह सकते हैं कि भारत में लाला लाजपत राय ने जब साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए, और सैंडर्स नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, इस सैंडर्स नाम के व्यक्ति ने लाठीचार्ज का आदेश दिया, और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, क्योंकि जो यहां पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया है वो सैंडर्स नाम के व्यक्ति ने दिया है, जबकि जेम्स ए स्कॉट ने लाठी चार्ज कराया है। और आप ध्यान रखेंगे 17 दिसंबर 1928 को स्कॉट के भ्रम में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु इस सैंडर्स की हत्या कर देने का काम करेंगे। फिलहाल आप इतना समझो कि साइमन कमीशन जब भारत में आया तो लाला लाजपत राय जैसे लोग इस पर बहुत विरोध जताते हैं और कहते हैं साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगा रहे हैं। सैंडर्स नाम का व्यक्ति जो है लाठी चार्ज के आदेश तो देता है, लेकिन यहां पर जेम्स ए स्कॉट नाम का जो व्यक्ति है इसने लाठी बजवाने का काम लाला लाजपत राय के सिर पर कर दिया। लाला लाजपत राय को चोट इतनी गंभीर पहुंची कि सिर में लाठी लगने की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लेकिन लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे सिर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी ताबूत के अंदर की कील की तरह सिद्ध होगी। ऐसे कहते हुए महात्मा यानी कि लाला लाजपत राय, वैसे तो मैं कई बार महात्मा गांधी को और लाला लाजपत राय को मारता हूं, इसलिए मेरे मुंह से कभी कभी जब लाला लाजपत राय निकालना होता है जब महात्मा गांधी निकल जाते हैं, क्योंकि कई जगह पर हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते कई बार इनको जन्म देना पड़ता है, कई बार इसी मार्कर से मारना पड़ता है। तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि लाला लाजपत राय की सैंडर्स के आदेश के अनुसार जब लाठीचार्ज का आदेश दिया गया तो लाला लाजपत राय की यहां पर मृत्यु हो जाती है। इस लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के बाद 17 दिसंबर 1928 को स्कॉट के भ्रम में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु इस सैंडर्स नाम के व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद अब अंग्रेजों की क्या दुर्गति भारत में होने लगी है, यही अंग्रेज, जरा एक बार गौर फरमाओ, अपने दिमाग के अंदर एक बार इमेज फिक्स करो, क्योंकि आप मुझसे शुरू से हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो और मैं भारत के विद्वान लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, बड़े विद्वान लोग हो आप, और आपको पहले से ही बहुत सारी नॉलेज है। जरा इन अंग्रेजों की भारत में जो एंट्री है उस पर एक बार नजर दौड़ाइएगा। जब ये यूरोप से आ रहे थे, पुर्तगालियों के पीछे पीछे आए,
धीरे धीरे मसाला का व्यापार करने लगे। एक मिनट, जब ये भारत में मसाले का व्यापार करने लगे और मसाले का व्यापार करते करते धीरे धीरे इन्होंने भारत में किस तरह से भारत के राजाओं को बेवकूफ बनाया, किस तरह से ऐसे ऐसे शासन, ऐसे ऐसे नियम लागू किए कि भारत के लोगों से ये क्या लेने लगे, टैक्स लेने लगे, कर लेने लगे। टिप्पू सुल्तान मैसूर के शासक, मराठा जो महाराष्ट्र में शासन करते थे, हम बात करें सिख जो रणजीत सिंह जैसे लोगों को इन्होंने धूल चटा देने का काम किया। आज चंद भारतीय जवान जिनके खून में आग दौड़ती है, वो इन अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। ये भारत के वह नौजवान हैं जो अंग्रेजों को ये दिखा रहे हैं कि भारतीय खून में कितना दम होता है, भारतीय खून में कितनी ताकत होती है। अगर भारतीय पर जुल्म ढाया जाएगा तो भारतीय खून आग की तरह शोला उगलने लगता है। इस बात का आभास चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोग आज इन अंग्रेजों को करा रहे हैं। जिनकी बड़ी बड़ी सेना जिन अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाई थी, चंद लोग मिलकर आज इन अंग्रेजों को सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। यह भारत के खून के अंदर काबिलियत होती है। अंग्रेजों की आजादी का बिगुल भड़े 1857 में बज गया था, लेकिन 1920 के बाद जब यह भारत का खून आगे बढ़ना शुरू होगा तो 1920 के बाद भारत का यह खून ज्यादा समय इन अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में नहीं लगाएगा, क्योंकि उस समय हमारी आपसी फूट जो अंग्रेज हम पर शासन कर गए। नहीं तो आप बताओ, मुट्ठी भर सेना लेकर आने वाले ये अंग्रेज क्या इतने बड़े साम्राज्य, इतने बड़े बाहुल्य क्षेत्र पर क्या शासन कभी कर पाते अगर हमारी आपसी फूट ना होती? अगर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के नाम पर ना लड़ रहे होते, अगर हम नीच ऊंच के नाम पर ना लड़ रहे होते, क्या भारत के अंदर ये अंग्रेज कभी शासन कर पाते? नहीं, कदापि नहीं कर पाते। ये अंग्रेज जानते थे कि भारत के अंदर जातिवाद, धर्मवाद सबसे ज्यादा है और उसका फायदा अंग्रेज इतना उठाते थे, जिसकी वजह से आपने अच्छी तरह से देखा 1919 का माउंटेन्यू 1919 का मार्ले मिंटो सुधार। और अभी तो मैं दिखाऊंगा अंग्रेज फिर से एक तरफ का इक्का फेंकेंगे जब अंग्रेज भारत के अंदर दलित वर्ग को अलग करने की कोशिश करेंगे। और जो दलित वर्ग को अलग करने की कोशिश करेंगे उसमें किस तरह से महात्मा गांधी अपने कुशल नेतृत्व से अंग्रेजों को सफल नहीं होने देंगे, इस बात को आप अच्छी तरह से अभी थोड़ी देर में ही जान जाएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, भारत के अंदर जब चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग अब कूद चुके थे तो ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं अच्छी तरह से कि भारत के अंदर जो साइमन कमीशन आया है, इसको सफेद कमीशन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर 7 लोग थे और 7 के 7 लोग अंग्रेज थे। और 1927 में अगर हम बात करें 1927 से बना था, और उस समय अगर हम बात करें 7 लोगों में से अगर 1-2 व्यक्ति को भारतीयों को लाना चाहते तो उस समय भारत के जो लोग थे वो ब्रिटिश संसद में भी थे। और उनमें से एसपी सफदर वाला, एफडी यानी कि हम बात करें एसपी सिन्हा और डॉक्टर सफदर वाला, ये 2 लोग ऐसे थे जो कि उस समय ब्रिटिश संसद में रहने का काम करते थे। इनको जांच के लिए ले आते, लेकिन नहीं, इनको तो शासन भारत पर करना था, इनको जांच थोड़ी करनी थी, एक लॉलीपॉप देना था। लेकिन लॉलीपॉप तो देते आ रहे थे अभी तक भरोसा ही तो देता आ रहे थे। लूटना लूटना लूटना, लूटने के अलावा इनको कोई काम ही नहीं था। भारत को, भारत सोने की चिड़िया थी, लूटता जा रहा था। तब मैं इसीलिए कहता हूं कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, मोहम्मद गौरी के बाद मोहम्मद कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। उनसे बड़े लुटेरे ये अंग्रेज हैं। ये भारत के अंदर चाहे जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण करने के लिए आए, वो एक बार लूटते थे, लूट कर चले जाते थे, बात खत्म हो जाती थी। लेकिन ये तो लूटते जा रहे हैं और पता नहीं कब तक अंत होगा, जब तक हम इन्हें नहीं भगाएंगे, जब तक ये लूटते ही चले जाएंगे। आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगा लीजिए, अगर आप किसी टंकी से एक बाल्टी पानी लेकर बिखेर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप उसी नल में, उसी टंकी को अगर आप रात को थोड़ा सा खोलकर सो जाएं, उससे बूंद 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 पानी टपकता रहेगा, तो एक दिन टंकी वो पूरी की पूरी सुबह को जब उठेंगे तो खाली हो जाएगी। भारत भले ही सोने की चिड़िया था, लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जब उसको लूटने के बाद वो वापस चले गए, भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत के लोगों ने फिर से उन्नति की और फिर से भारत को सोने की चिड़िया ही बनाकर रखा। लेकिन इन्होंने तो सीधा सिद्धांत बना रखा है कि भारत का पूरा धन हमें ब्रिटेन पहुंचाना है। उनसे भी बड़े लुटेरे अंग्रेज हैं। बहरहाल इतना कह सकते हैं कि भारत के अंदर एक ऐसा युवा वर्ग जाग चुका है जिसके दम पर हमने आजादी की लड़ाई लड़ना शुरू की है। और ध्यान रखेंगे, जैसे काकोरी घटना हुई, काकोरी घटना के बाद
ये अंग्रेज अब एक संगठन से बहुत रुष्ट हो गए थे जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो, जिसका नाम हुआ करता था HRA। क्या नाम हुआ करता था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब इस HRA का नाम बदलकर, जो 1924 में जिसकी स्थापना हुई थी, 1924 में जो HRA हुआ करता था, 1928 में इस HRA का नाम बदलकर यहां पर कर दिया गया HSRA, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जगह जब एस जोड़ा गया तो यहां पर एस का मतलब जोड़ दिया गया सोशलिस्ट। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका नाम रख के इस संगठन को एक नया नाम दे दिया गया, क्योंकि काकोरी घटना से बचने के लिए। क्योंकि भारत के अंदर जब काकोरी घटना हुई तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आज भी भाग रहे थे, अंग्रेजों के हाथ ही नहीं आए थे अभी, तब उस संगठन का नाम ही बदल दिया गया, क्योंकि संगठन पूरी तरह से लाइट में था, क्योंकि काकोरी घटना किसने? HRA ने की है। ध्यान रखेंगे। आगे चंद्रशेखर जी ने, चंद्रशेखर ने आगे क्या किया? चंद्रशेखर ने यहां पर एक और काम आगे कर दिया कि चंद्रशेखर ने HSRA जो थी इसकी स्थापना फिरोजशाह कोटला दिल्ली के अंदर की, और इसके अंदर जो नौजवान, अभी मैंने बताया था कि एक संगठन में विलय हुआ, नौजवान सभा जो हुआ करती थी, नौजवान सभा, इसको भी इसमें विलय कर दिया गया, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। तो अब HSRA जो था इसमें एक शब्द जोड़ा गया एस, जिसका मतलब है सोशलिस्ट, और नौजवान सभा जो थी, भारतीय नौजवान सभा, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी, उन दोनों को एक साथ विलय करके एक नया संगठन बनाया गया जिसका नाम था HSRA। फिरोजशाह कोटला दिल्ली के अंदर ये काम यहां पर करने का काम किया चंद्रशेखर जी ने। भगत सिंह इसके सदस्य हुआ करते थे, भगत सिंह इसके सदस्य हुआ करते थे। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि भारत के अंदर अब एक ऐसा युवा वर्ग जाग चुका है जो आजादी की लड़ाई में अब अंग्रेजों को छोड़ने वाला नहीं है। और आप धीरे धीरे 1928 पर आ चुके हैं। महात्मा गांधी शायद अब एंट्री लेने वाले होंगे। वैसे तो महात्मा गांधी 1924 में ही रिहा हो गए थे, लेकिन मैं बता चुका हूं महात्मा गांधी इस समय कहां पर हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं बताऊंगा 1921 में मोपला विद्रोह केरल के अंदर हो चुका है। उसके अलावा मैं बहुत सारी चीजों को आपको बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी की एंट्री हो, चंद्रशेखर आजाद की, भगत सिंह जैसे लोगों की क्रांतिकारी घटनाएं हों, ये अब एकदम से उग्र होंगी। और आजादी की लड़ाई में कितने माओ ने अपने बेटे खोए, कितनी मांगों के सिंदूर मिट गए, कितने पिता के बेटे शहीद हो गए। ये आजादी, ये स्वतंत्र हवा में सांस लेने की आपकी स्वतंत्रता, ये भारत के अंदर गणतंत्र राष्ट्र की जो कल्पना है, जो आज आप अच्छी तरह से अनुभूति इस चीज की कर पाते हो, ये बातों से नहीं आई मेरे दोस्तों। इसके लिए बलिदान की जो एक कहानी है, जो इतिहास के अंदर लिखी गई है, ये इतिहास तो अंग्रेजों ने इतना कम कर दिया, जिसके अंदर जो महान व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोग हुए, उनके नाम भले ही आज हमें इतिहास में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन सच बात तो यह है ऐसे लाखों ही भारत के युवाओं ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था, लेकिन उनके नामों को इस इतिहास के पन्नों से अंग्रेजों ने मिटा दिया। अगर आप इन लोगों के बारे में जानोगे तो आजादी की लड़ाई में इतने लोगों का योगदान रहा है। जो 26 जनवरी पर 72वां गणतंत्र दिवस जो आप मना रहे हो, ये ऐसे ही बातों से नहीं बना। इसके पीछे बलिदान है की कहानी है, इसके पीछे बहुत लंबी संघर्ष की कहानी है, जब जाके आप ऐसे पर्वों को मनाने के लिए एकत्रित हुए हो। आज के समय में भी ना आप स्वतंत्र रूप से पढ़ पा रहे होते, ना ही हम ऐसे पढ़ा रहे होते, ना ही आपकी आने वाली संतान पीढ़ियां कुछ उम्मीद खुद से कर पा रही होती। गुलाम व्यक्ति गुलाम होता है, और आपकी जिंदगी उस तरह से गुलाम होती जैसे कि एक व्यक्ति के यहां पर काम करने वाला नौकर की गुलामी होती है। उसी तरह से नौकर की तरह तुम गुलाम जिंदगी इस भारत में जी रहे होते। आप स्वतंत्रता का मतलब सटीकता से अभी समझ ही नहीं पाए हो। आपको लगता है कि स्वतंत्रता ये हमें बचपन से जन्मजात मिली है, तो हम सभी स्वतंत्र होंगे। नहीं, जिस समय गुलामी की जंजीरें पैरों में जकड़ दी जाती हैं, तो इन जंजीरों में जो हवा लेने की जो सांस के साथ हवा भी जाती है, वो भी दूषित नजर आने लगती है। वो चीज होती है गुलामी। फिलहाल इतना कहना चाहूंगा। एक बार सभी को शुभकामनाएं, और आप सभी लोग ऐसी तरह से जीवन में आगे बढ़ते रहें। अपने क्रांतिकारियों को कभी जीवन में ना भुलाएं, जिन्होंने भारत के अंदर आजादी की
लड़ाई में योगदान दिया है। बेस्ट ऑफ लक प्यारे दोस्तों, मिलते रहेंगे, चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आपको मैं वीडियो देता रहूंगा। आप बिल्कुल भी बेफिक्र हो, चिंता ना करें, बेफिक्र रहें, सारी चीज बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट होगा आपका। साइंस की क्लास भी आज चलेगी, हर चीज आपके लिए चलेगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक प्यारे दोस्तों। मैथ की क्लास 1-2 दिन से नहीं हो पा रही है, तो सर को शायद कोरोना वोरोना का चल रहा है मामला, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं चीजों को। तो बहुत जल्दी स्वस्थ होने के बाद सर आपके साथ यहाँ पर एक बार मुकम्मल करेंगे सब बातों को। चलिए बेस्ट ऑफ लक प्यारे दोस्तों।